Hello everyone, we are going to start our next topic, Principle of Scientific Management. In the earlier days of the Industrial Revolution, in the absence of an established theory of factory organization, factory owners or managers relied on personal judgment in attending to the problems they confronted in the course of managing their work. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग के डेज में हमारे यहाँ पे फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश थ्योरी की थोड़ी एब्सेंस थी या कमी थी. जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जो फैक्ट्री के मैनेजर्स थे वो अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉब्लम को अटेंड करते थे और उन प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते थे. दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज रूलर ऑफ थंब. और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब. मतलब अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को जज करना और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना. मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब इनेबल्ड देम टू हैंडल द सिचुएशन एज दे अरोज बट सफर्ड फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच. रूल ऑफ थंब की टेक्निक से फैक्ट्रीज को मैनेज करना उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, क्योंकि वो लोग एक लिमिट तक रह गए थे. वो पहले ट्राई करते थे और अगर उसमें भी कोई गलती निकलती तो फिर कुछ नया ट्राई करते थे. तो वो एक ट्रायल एंड एरर अप्रोच बन के रह गया था. फॉर देयर एक्सपीरियंसेस टू बी इन्यूमरेटेड इट वॉज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाई डज इट वर्क. ये जानना ज़रूरी हो गया था कि क्या काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा. तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, एक मेथड स्टार्ट किया. साइंटिफिक मेथड्स को या फिर साइंटिफिक अप्रोचेस को जज करना, चेक करना स्टार्ट कर दिया गया, जिससे अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते थे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करते थे, कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट करते थे और उसके बाद में देखते थे कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, हम अपनी कंक्लूजन्स तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं. इन दिस सिनेरियो टेलर इमर्ज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और इस सिनेरियो में क्या हुआ, टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाने लगा. ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थंब. उसने रूल ऑफ थंब वाली टेक्निक के अपोजिशन में एक नई टेक्निक निकाली जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. He broke up human activity in small parts and find out it could be done effectively. उसने ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि जब हमने इसके पार्ट किए तो ये इफ़ेक्टिव मैनर में काम कर रहा है, कम टाइम में काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. It implies conducting business activities according to standardized tools, methods and trained personnel in order to increase the output, improve its quality and reduce cost and waste. ये बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना शुरू करने लगे. स्टैंडर्ड टूल का जब इन्होंने यूज़ किया, मेथड्स का इन्होंने यूज़ किया, तो इनको पता लगा कि जो आउटपुट हम पहले दे रहे थे उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और कॉस्ट और वेस्ट कम हो गया है. इन अदर वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है आप ये जान ले कि आप सच में एक ह्यूमन बीइंग से क्या करवाना चाहते हैं. आप ये देखें कि वो कितने बेस्ट तरीके से, चीपेस्ट वे में उस काम को कर सकते हैं. तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं अभी. फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. व्हाट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आपको लग रहा होगा कि ये रूल ऑफ थंब क्या होता है. पहले के लोग क्या करते थे, जब भी चावल पकाते थे, कुकर में चावल डालते थे, उसमें वो पानी कितना डालते थे, तो वो पानी एक रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग होता था. उनका अंगूठा डूब जाता था उस चावल से ऊपर, अब आधा अंगूठा उनको डूब जाता था, उसको वो परफेक्ट मानते थे कि हमारा चावल परफेक्ट पकेगा, तो इसी को वो बोलते थे रूल ऑफ थंब. लेकिन ज़रूरी है क्या, ज़्यादा चावल हो तो भी क्या हम अंगूठे जितना ही पानी लेंगे क्या, हमको चावल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी लेना पड़ेगा. सो टेलर पायोनियर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. टेलर ने साइंटिफिक इंक्वायरी किया
कि हम किस तरीके से हमारे मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशंस रह जाती थी, तो हम किस तरीके से मैनेजमेंट में उसको चेंज कर सकते थे। एज डिफरेंट मैनेजर वुड फॉलो देयर इंडिजीनियस रूल ऑफ थंब, it is but a statement of obvious that all would not be equally effective। जब हमने देखा कि मैनेजर्स ऑलरेडी रूल ऑफ थंब को फॉलो कर, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, एक बार जो हमने सीख लिया उसमें हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा। उन्होंने क्या सीख लिया था, कम चावल में भी रूल ऑफ थंब को अप्लाई करना। अब ज़्यादा चावल होंगे तो भी वही अप्लाई करेंगे, हो सकता है पकने में कुछ डिफरेंस आ जाए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों ने जो एक बार सीख लिया था ये उसी को फॉलो करते थे, ये हमारी सिचुएशन की लिमिटेशन को नहीं समझते थे। तो टेलर ने कुछ चेंज लेके आए। टेलर ऐसा बिलीव करते थे कि कभी भी हम अगर एक बेस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो उसको हम उसके बेस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी तक कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का एफिशिएंसी मैक्सिमम लेवल तक पहुँचे। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये जो मेथड है ये आपके किसी स्टडीज़ और एनालिसिस के थ्रू डेवलप होता है। द मेथड जो डेवलप शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थंब। ये जो मेथड डेवलप होता है ये रूल ऑफ थंब को सब्सटीट्यूट करता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके फाइंड आउट करते हैं और उसमें से बेस्ट तरीका देखते हैं जो कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक काम करेगा। सेकेंड इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that managers served as a link between the owners and worker। फैक्ट्री सिस्टम जो है हमारा प्रोडक्शन करने का, उसमें उन्होंने देखा कि जो मैनेजर है वो ओनर और वर्कर इन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम करता है। सिंस एज मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर। अब वो मैनेजर है तो उनके लिए तो ज़रूरी हो गया कि अपने वर्कर से वो काम कंप्लीट करवाएं। इट शुड नॉट बी अगर मैनेजर ही अपने वर्कर से काम नहीं करवाएगा तो वर्कर काम कैसे करेंगे, तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी हो गया। अब जब मैनेजर ही डिफ़िकल्ट बना लेगा अपने लिए तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम वर्कर्स को जब अप्रिशिएट करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, तो हमारे लिए वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, क्योंकि हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते वो काम करते हो उसके बाद भी। टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन, द वर्कर, द मैनेजर और द फैक्ट्री ओनर्स। टेलर ने ऐसा पहचाना कि ये जो टेक्निक है किसी को भी हेल्प नहीं कर रही है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो फैक्ट्री के ओनर हो। ही एम्फेसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। उन्होंने ऐसा जज किया कि मैनेजमेंट और वर्कर इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से एक हार्मोनी होनी चाहिए, ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहे। बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इम्पोर्टेंट। इन दोनों को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन on the part of both management and workers। मेंटल रिवॉल्यूशन जब आया तो यहाँ पे चेक किया गया, टेलर ने इंसिस्ट किया अब हमको मेंटल रिवॉल्यूशन अप्लाई करना चाहिए। इट मीन्स मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के बीच में हार्मोनी क्रिएट करें, इन दोनों के थिंकिंग व्यू को चेंज कर दें, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प के अकॉर्डिंग हेल्प करना समझे, एक दूसरे की हेल्प करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो और इन दोनों का भी बेनिफिट हो। Our next topic is cooperation, not individualism. There should be complete cooperation between labor and the management। जो हमारी लेबर है और जो मैनेजमेंट है इन दोनों के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। आप खुद देखते हो कि जब आप अकेले काम करते हो तो ज़्यादा समय में होता है, लेकिन जब आप इंडिविजुअली वर्क करते हो तो वही काम बहुत ज़्यादा टाइम में होता है, लेकिन जब आप ग्रुप में वर्क करते हो तो वही काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इफ़ेक्टिव मैनर में होता है। सो दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हमने जो सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का बड़ा फॉर्म क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब
हम लोग अकेले काम करने के लिए ना छोड़ दे वर्कर्स को, उनके साथ कोऑपरेट करें। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। जो कंपटीशन है ये कोऑपरेशन के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा। बोथ शुड रियलाइज दे नीड ईच अदर। वर्कर और मैनेजर को दोनों को रियलाइज होना जरूरी है कि इन दोनों को दोनों की ज़रूरत है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज। जब भी एम्प्लॉयज़ कोई सजेशन दे तो मैनेजर को सजेशन सुनने होंगे। ऐसा ना हो कि वो अपने कान बंद कर ले उन सजेशन को सुनने के पहले ही, या सुने ही नहीं। अच्छा, हो सकता है एम्प्लॉयज़ कभी कभी मैनेजर से अच्छे सजेशन दे दें, और जब वो अच्छे सजेशन दें और उससे अच्छा रिजल्ट आए तो हमको रिवॉर्ड भी देना होगा। There should be part of management, and if any important decisions are taken, worker should be taken into confidence. इनको मैनेजमेंट का एक पार्ट बनाया जाता है। अगर वर्कर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि उनका डिसीजन सही है। एट द सेम टाइम वर्कर शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। अब क्या होगा, जब मैनेजर्स कोऑपरेट कर रहे हैं तो वर्कर को भी समझना पड़ेगा। वो जब स्ट्राइक करते हैं, अनरीजनेबल डिमांड करते हैं, तो उनको भी रोकनी पड़ेगी अपने डिमांड्स, और मैनेजर को हेल्प करना होगा उनके वर्क में। इन फैक्ट व्हेन देयर विल बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल, देयर विल बी नो नीड फॉर इवन अ ट्रेड यूनियन। जब हमारे पास में ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, तो हमारी गुडविल बनेगी और वहाँ पे ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो लोग ऑटोमेटिक एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। टेलर ये बोलते हैं कि हमको अपने वर्क को इक्वली डिवाइड करना चाहिए एज डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और डिवीजन ऑफ वर्क करें, जिससे कि वो अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। और नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर पर्सन का अपनी एक एक्सट्रीम एफिशिएंसी लेवल तक, एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी तक डेवलपमेंट करना। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी रहती है वो एक एक्सटेंट लेवल तक डिपेंड करता है। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वर्कर्स के डेवलपमेंट में खड़ा रहता है। वर्कर्स ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल ऑल्सो टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज कॉन्सिक्वेंस। वर्कर्स का जो डेवलपमेंट है वो कब होगा, जब वो खुद सीखेंगे। तो वर्कर को हर एक टेक्निक को सीखना पड़ेगा, तभी वो आगे उसमें काम कर पाएंगे। द साइंटिफिक अप्रोच, वो साइंटिफिक अप्रोचेस सीख पाएंगे। द टेलर वॉज ऑफ व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। टेलर का ऐसा मानना है कि वो अपनी एफिशिएंसी के साथ सब कुछ बनाए। किस प्रोसेस से? एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन से। अगर वो सही तरीके से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा, अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है या उसका इंटरेस्ट है प्रोडक्शन करने में, और हम उसको प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट करेंगे तो वो एफिशिएंट मैनर में अपना काम कर पाएगा। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर एक पर्सन को हमको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको हमको काम असाइन करना होगा। इससे क्या होगा, जब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे तो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको वो काम दिया है जो वो कर सकता है, उसका इंटरेस्ट है, तो उस काम को वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में परफॉर्म करेगा। अभी जो साइंटिफिक टेक्निक्स थी हमने अभी पढ़ी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।